हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, और जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैं बात कर रहा था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिसमें हमने एडिशंस के बारे में देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, और उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक साथ हम देख लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, क्योंकि रियल नंबर्स को तो हम इजीली जानते हैं कि जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उसमें सारे ही नंबर्स होते हैं, चाहे 2 into 3 हो, 4 into 4 हो, या इस तरह से जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो मान लेता हूँ मैं, पहली एक संख्या है मेरे पास a1 प्लस आई b1, और दूसरी कोई संख्या मैंने ले ली a2 प्लस आई b2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, तो z1 z2 a1 प्लस आई b1 इंटू a2 प्लस आई b2। जब भी हम इस तरह से दो ब्रैकेट हो गई, अब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन में बता चुका हूँ आप लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले a1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर आई b1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। यही मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है दो ब्रैकेट्स का। तो सबसे पहले a1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से a1 a2, फिर a1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो i इंटू a1 b2। देन आई b1 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसमें तो i b1 a2 प्लस i इंटू आई, अब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा और b1 b2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए a1 a2, और यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस b1 b2। इसको मैंने इधर एक साथ ले लिया, रियल नंबर्स हैं, और यहाँ से देखिए प्लस आई, ये हो जाएगा a1 b2 प्लस आई b1 a2। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा मेरे पास a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आई को मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों जगह से, तो ये हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2। तो ये हमारा z1 z2, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का रियल पार्ट क्या होगा, ये इसका रियल पार्ट है। तो जो ये रियल पार्ट है, ये किसका रियल पार्ट है, a1 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू a2 रियल पार्ट ऑफ z2 है ये, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास रियल पार्ट, सॉरी ध्यान दीजिए, ये a1 रियल पार्ट ऑफ z1 है, a2 रियल पार्ट ऑफ z2 है, b1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है, b2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है। तो यहाँ से देखिए अब क्या है b1 b2, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इसी तरह से अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट अगर z1 z2 का निकालना हो, इसका पूरे का इमेजिनरी पार्ट मुझे ये लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, a1 है मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z1, b2 ये है मेरे पास सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस, इसमें प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है। अब b1 मेरे पास क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और यहाँ पे क्या है मेरे पास a2 क्या है मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z2। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि किन किन प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ को नहीं। जैसा कि मैंने बताया था, बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें मैं बात करूँगा। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर लॉ, इसमें मैं एडिशन के लिए बात करूँगा और इधर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करूँगा। कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लोजर लॉ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से इस बार बता देता हूँ मैं। क्लोजर लॉ हमारा क्या कहता है, चाहे हम कोई भी ऑपरेशन दो तरह के, चाहे नंबर्स में करें या दो तरह के किसी भी चीज़ में करें, तो जो उसका एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, वो उसका रिजल्टेंट है, वो भी उसी फॉर्म में रहना चाहिए, फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल नंबर और रियल नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो जो रिजल्टेंट है, उसका रिजल्ट है, वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो वो क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो जो हमारा अलजेब्रा है यानी कि एडिशन है, हम लोग देख चुके हैं कि Z1 प्लस Z2 जब दोनों को ऐड करते हैं, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब इनको ऐड करते हैं तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। मैं इसको लिख लेता हूँ, लेट सपोज Z3 मान लेता हूँ, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यानी कि ये भी फॉलो करता है। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ Z1 Z2 को, तो मल्टीप्लाई भी हमारा जो आता है वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ये अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसका मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। दूसरा है कोम्यूटेटिव लॉ। कोम्यूटेटिव लॉ, तो कोम्यूटेटिव लॉ को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसा कि नाम से ही आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, क्रम विनिमय नियम। विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज। क्रम मतलब ऑर्डर, ऑर्डर को एक्सचेंज करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है इस एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी अगर ऐड कर रहे हैं तो b प्लस ए भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज फॉलो नहीं करता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ, अगर Z1 Z2 ऐड कर रहे हैं तो Z2 और Z1 को ऐड करेंगे तो दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो Z1 में Z2 को ऐड करें या Z2 में Z1 ऐड करें, एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। अगर मैं Z1 में Z2 मल्टीप्लाई करूं या Z2 में Z1 मल्टीप्लाई करूं, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ की जब मैं बात करता हूं तो इसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या होता है इसको भी देख लीजिए। जैसे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए Z1 Z2 प्लस Z3, मैं Z1 Z2 में Z3 ऐड कर रहा हूँ, या फिर Z1 और Z2 Z3, Z2 Z3 में Z1 ऐड कर रहा हूँ, तो बात सेम रहनी चाहिए। ठीक है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये साहचर्य नियम को फॉलो करता है, अगर ऐसा नहीं होता है साहचर्य नियम को फॉलो नहीं करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे साहचर्य नियम को भी फॉलो करते हैं। अब ध्यान दीजिए, चाहे मैं Z1 प्लस Z2 में Z3 ऐड करूं या फिर Z2 प्लस Z3 में Z1 ऐड करूं, बात सेम रहेगी, इसीलिए ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेता हूं मैं, चाहे मैं Z1 में Z2 Z3 मल्टीप्लाई करूं या फिर Z1 Z2 में Z3 मल्टीप्लाई करूं, बात वही रहेगी। चाहे इन दो ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करके इसे मल्टीप्लाई करूं या इन दो ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करूं, बात सेम रहेगी। इसीलिए ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो देखिए, नंबर 4 में है आइडेंटिटी यानी कि तत्समक, और नंबर 5 में इनवर्स यानी कि प्रतिलोम। अब दोनों का हम देखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योगात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक। एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। ध्यान देंगे, इसमें समझने वाली बात है। आइडेंटिटी मतलब उसकी पहचान। अगर मैं किसी भी संख्या में, चाहे मैं जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ, तो अगर वही संख्या रहती है मतलब वो क्या, उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो संख्या मेरी वही रहनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पे जो नंबर आएगा, अगर जोड़ने पर आ रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, गुणा करने पर आए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। प्रतिलोम में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर कोई संख्या Z है, अगर मैं उसको संख्या को जोड़ रहा हूँ तो 0 आ जा रहा है ऐड करने पर, तो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। और अगर गुणा करने पर 1 आ जा रहा है तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इनवर्स में थोड़ा ध्यान देंगे, अगर जोड़ने पर 0 आ जाए तो ऐसी संख्या क्या होगी, एडिटिव इनवर्स, और गुणा करने पर कोई संख्या अगर 1 आ जा रही है तो वो उसका होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए अब देख लेते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी।
तो अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ जेड में ऐसा क्या मैं जोड़ दूँ कि संख्या वही जेड हो जाए, तो अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूँ तो वापस से वही संख्या जेड हो जाएगी, और 0 ऐसे में ऐड कर नहीं सकता, तो 0 को 0 + 0 × i भी लिख सकता हूँ मैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या 0 है वो इस सम्मिश्र संख्या में जब मैं जोड़ूंगा तो वापस से मेरी सम्मिश्र संख्या जेड आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको लिख सकता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू, जेड की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मान लीजिए कोई संख्या जेड है, तो जेड में मैं क्या मल्टीप्लाई ऐसा कर दूँ कि संख्या वो जेड ही रहे, तो जेड में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जेड में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही संख्या जेड रहेगी, और 1 क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 + 0 × i लिख सकता हूँ मैं। तो जेड में सम्मिश्र संख्या 1 को मैं अगर गुणा कर दूँ तो वापस से वही जेड रहता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आती है बात इन्वर्स की, और ये सभी के लिए है, ध्यान दीजिए, चाहे आइडेंटिटी हो, इन्वर्स हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, एडिटिव इन्वर्स हो, कहीं भी आप जाएंगे तो डेफिनेशन ये रहेगी, जोड़ने पर संख्या 0 हो जाए, गुणा करने पर अगर 1 आ जाए तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो ये हर जगह है, चाहे आप रियल नंबर्स में जाएँ चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाएँ, डेफिनेशन सेम रहेगी। ऐसे ही आइडेंटिटी में भी डेफिनेशन सेम रहेगी, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। जैसे जेड में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ सेम संख्या जेड रहे, तो वही हमारा आइडेंटिटी होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब मैं बात करता हूँ एडिटिव इन्वर्स की। तो एडिटिव इन्वर्स में देखेंगे, मान लेता हूँ कोई संख्या जेड है, जेड में ऐसा मैं क्या ऐड कर दूँ कि वो संख्या 0 आ जाए। तो अगर जेड में मैं -z अगर ऐड कर दूँ तो देखिए माइनस प्लस माइनस जेड ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारा -z। ये -z जो है वो हमारा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा जेड का, ठीक है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक बार समझ लेंगे, इसीलिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ आपको, एक बार समझ लेंगे तो भी आपको ऑटोमेटिक सब याद रहेगा, आपको याद रटने की ज़रूरत नहीं है, ना भी याद करने की ज़रूरत है। एक बार समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। जेड मान लेता हूँ मैं कोई संख्या जेड है, अब इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि रिजल्टेंट मेरा 1 आ जाए, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ध्यान देंगे, अगर मैं इसमें संख्या 1/z मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/z z × z 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड ये क्या हो जाएगा 1/z, ठीक है। और इस 1/z को ही मैं जेड इन्वर्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। 1/z लिखें या जेड इन्वर्स लिखें, दोनों ही तरह से डिनोट कर सकते हैं इसे हम। तो जेड इन्वर्स हो या 1/z हो, ये दोनों ही क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है। ये तो हम आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, इसको भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। लेट सपोज z1 हमने ले लिया a1 + ib1 कोई संख्या ले ली, और z2 हमने ले ली a2 + ib2। तो जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे z1 - z2 तो सिंपल है a1 + ib1 - a2 + ib2। सिंपली a1 + ib1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये -a2 - ib2 हो जाएगा। तो a1 ये रियल पार्ट और माइनस का a2 इसको एक साथ ले लूँगा मैं, i वाला पार्ट में एक साथ ले लूँगा, सॉरी यहाँ से प्लस ib1 - ib2। तो ध्यान देंगे a1 - a2 और यहाँ से i में कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा b1 - b2। ये हमारा हो गया z1 - z2। इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब अगर हम इसे डिनोट करना हो तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग अगर देखना हो तो रियल पार्ट ऑफ z1 - z2, इसका रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट क्या है हमारा a1 -
A2 और A1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो हम इसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, तो इसे हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z2। ऐसे ही इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखना हो मुझे, तो कैसे लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा मैं V1 क्या है हमारे पास, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, इस तरह से रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग लिख सकता हूँ मैं। ऐसे ही डिवीज़न भी आप सेम कर सकते हैं, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 अगर मैं लेता हूँ, और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2 में लेता हूँ। तो Z1 अपॉन Z2 जब भी आप डिवीज़न करेंगे तो Z1 इंटू 1 अपॉन Z2 कर सकता हूँ मैं, तो Z1 इंटू Z2 इन्वर्स। तो मैं इसका क्या करूँगा, पहले मैं इन्वर्स निकालूंगा Z2 का, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। डिवीज़न करने की जगह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे Z2 इन्वर्स से, तो Z2 इन्वर्स यानी कि 1 अपॉन Z2, ये हो जाएगा 1 अपॉन A2 प्लस आई B2। तो इसका A2 माइनस आई B2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, और Z इन्वर्स निकाल लेंगे हम, तो वहाँ से इसको प्लेस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस तरह से डिवीज़न भी कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे। मान लेता हूँ मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, एक Z1 इज इक्वल टू A प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी, इस तरह से ले लेता हूँ मैं। तो अगर ये इक्वल हैं, ठीक है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से देखेंगे जो रियल पार्ट हैं वो भी अलग अलग इक्वल होंगे, और इमेजिनरी पार्ट हैं तो वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है A इज इक्वल टू C होगा एंड B इज इक्वल टू D होगा। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान देंगे। अगर Z1 Z2 इक्वल हैं तो उसके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, और अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हैं तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ तक का कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ तक आपको क्लियर होगा सब, क्या कि यानी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब भी हम i को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं तो जो संख्या हमें मिलती है वो होती है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, अगर मैं i को रिप्लेस करूँगा माइनस आई से तो जो भी मुझे नंबर्स मिलेगा वो हमारा होगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z इज इक्वल टू A प्लस आई बी, मैंने एक संख्या ले ली, तो जब मैं इसमें i की जगह माइनस आई प्लेस करूँगा, ठीक है, तो A प्लस आई बी, इसमें मैं प्लेस करता हूँ A की जगह माइनस आई, सॉरी i की जगह माइनस आई प्लेस करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें नंबर A माइनस आई बी। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्जुगेट होगा इसका, कॉन्जुगेट ऑफ z, ये क्या होगा A माइनस आई बी। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी मैं i को मैंने i से रिप्लेस किया माइनस आई से, तो मुझे ये नंबर मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जो भी संख्या होगी वो A माइनस आई बी आप लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अगर z इज इक्वल टू 7 प्लस 2i है, ठीक है, और ये जो हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे मैं डिनोट करते हैं, सॉरी इसे हम लोग डिनोट करते हैं z बार से। तो जो भी कॉन्जुगेट ऑफ z है तो इसे हम डिनोट करते हैं z बार से, तो z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A माइनस आई बी। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए z इज इक्वल टू 7 प्लस 2i है, तो मैं डायरेक्टली z बार क्या लिखूँगा 7 माइनस 2i। ठीक है, लेकिन यहीं पे मैंने लिखा 2i प्लस 7, इस तरह से मैंने एक संख्या लिख दी, थोड़ा चेंज करके लिख दिया, तो स्टूडेंट देखते नहीं है, क्या करेंगे वो 2i माइनस 7 लिख देंगे, और ये हमारा z बार नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सही क्या होगा, तो मैं इसमें 2 इंटू माइनस आई पुट करूँगा। ठीक है, माइनस आई पुट करूँगा यहाँ पे i की जगह, जब मैं रिप्लेस करूँगा i को माइनस आई से,
तो ये मुझे मिलेगा माइनस का 2i प्लस 7। ठीक है, तो जो हमारा जेड बार होगा वो जेड बार हमारे पास होगा माइनस का 2i प्लस 7, या फिर जो जेड बार है हम इसे लिख सकते हैं 7 माइनस 2i। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये 7 माइनस 2i है और यहाँ पे हमारा 2i माइनस 7 आ रहा था, इसका मतलब माइनस का 7 प्लस 2i इस तरह से आ रहा था, लेकिन आंसर हमारा बिल्कुल ही अलग है, 7 माइनस 2i। तो इस तरह से गलती ना करें, केवल और केवल i को माइनस i से रिप्लेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, अगर a माइनस आई a प्लस आई भी है तो a माइनस आई भी, और इसे z बार से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको भी देख लेते हैं जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि संयुग्मी के गुण होते हैं। सबसे पहला, अगर हम जेड बार का बार निकालेंगे तो वापस से वही जेड आता है। अब इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा और डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, आप लोग इन्हें याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं या खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे जेड इज इक्वल टू a प्लस आई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जेड बार इसका निकालेंगे तो जेड बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई भी हो जाएगा। जेड बार का बार एक बार और इस कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो i की जगह माइनस आई लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस से a प्लस आई भी आ गया, यानी कि क्या था हमारा z था, तो जेड बार का z जो होगा वो z आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग सभी में z1 और z2 दो संख्याएं लेके अलग अलग उनका कॉन्जुगेट निकाल के आप देख सकते हैं, वापस से आपको ये रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला रिजल्ट है हमारा जेड बार बार, वापस से वही संख्या z आ जाती है। दूसरा, अगर प्लस दो संख्याओं का हम योग कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, z1 प्लस z2, उसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसके अलग अलग कॉन्जुगेट्स के एडिशन के इक्वल आ जाता है। ऐसे ही जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो उनका जो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे डिवीज़न जब भी करेंगे तो उसका जो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो अलग अलग कॉन्जुगेट्स के डिवीज़न के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही एक दो रिजल्ट और हैं ये, z प्लस जेड बार, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z आपको मिल जाएगा। z माइनस जेड बार जब आप करेंगे तो 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z आपको रिजल्ट मिल जाएगा। z इंटू जेड बार जब करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्जुगेट की, इनको याद रखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम इनका यूज़ करेंगे हम। इफ़ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर n इज रियल देन फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। अगर ये एक्सप्रेशन है वास्तविक है तो n का मिनिमम यानी कि सबसे छोटा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तब उसकी पावर n है जो भी है उसको हम आगे देखेंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं तो उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको हम 1 प्लस आई सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस आई है तो 1 माइनस आई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई होगा, तो 1 प्लस आई से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर भी करना पड़ेगा तभी इक्वल होगा। और ये इसका कॉन्जुगेट है, अभी मैं कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं पहले ही आपको फार्मूला बता चुका हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला हम ओपन कर देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, चूँकि ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई अपॉन 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, यहाँ से प्लस 2i हो जाएगा, और यहाँ से अपॉन में 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i अपॉन 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बचेगी i। ठीक है, तो अब मैं ये एक्सप्रेशन लेता हूँ, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर n, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, i टू द पावर n। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, इज रियल। अगर ये फंक्शन रियल है, अगर ये वास्तविक है, अगर ये वास्तविक है तो i की सबसे छोटी वैल्यू, i की वैल्यू 2, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। चूँकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 की वास्तविक मान है, ठीक है। इससे छोटा और देखेंगे, i की पावर 1 वास्तविक नहीं होता, वो काल्पनिक होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे छोटा, तो अगर ये वास्तविक है, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, इफ़ i टू द पावर n इज़ रियल, अगर ये वास्तविक है तो हमारे पास n इज इक्वल टू क्या होगा, 2। सबसे छोटा जो वास्तविक मान होगा वो होगा हमारा 2, क्योंकि इससे छोटे में कोई भी वास्तविक मान नहीं मिलेगा, ठीक है।